बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 का पाठ द लंचन पढ़ेंगे व समझेंगे। ये एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है जो ह्यूमन साइकोलॉजी पर टिप्पणी करती है। कैसे हम इंसान दूसरे इंसानों को इमोशनली मैनिपुलेट कर लेते हैं। शुरू करें। द लंचन। I caught sight of her at the play and in answer to her call. I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. Well, it's many years since we first met. How time does fly. We're none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. Did I remember? Caught sight of मतलब दिखाई देना। लंचन होता है लाइट लंच, हल्का फुल्का लंच। लेखक कहते हैं, मुझे वो महिला अचानक प्ले के इंटरवल के दौरान मिली। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं वहां गया। मैं उन्हें काफी अरसे के बाद देख रहा था, इसलिए मैंने उन्हें पहचाना नहीं। यदि किसी ने उनका नाम मेंशन नहीं किया होता तो शायद मैं उन्हें पहचानता भी नहीं। उन्होंने बहुत उत्साह से मुझसे भेंट की। उन्होंने कहा कि कितने साल बीत गए हैं, क्या तुम्हें याद है हम पहले कब मिले थे? तुमने मुझे लंचन के लिए इनवाइट किया था। आगे पढ़ें। It was 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter, saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday. And would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards? Foyot's is a restaurant, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. I had 80 francs to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. Far beyond my means मतलब मेरी हैसियत से कहीं ऊपर, बहुत महंगा। फ्रैंक्स होता है फ्रांस की करेंसी। मॉडेस्ट मतलब नॉट एक्सपेंसिव, मामूली या साधारण। लेखक कहते हैं, हालांकि ये बात 20 इयर्स पुरानी है, 20 वर्ष पुरानी है, पर मुझे एक एक बात याद है। मैं उस वाक्य को कैसे भूल सकता हूँ। 20 वर्ष पहले मैं पेरिस में रहता था। मेरे पास एक छोटा सा घर था और मेरी कमाई भी कुछ खास नहीं थी। मेरी लिखी किताब की प्रशंसा करते हुए एक महिला ने मुझे पत्र लिखा था। बाद में उन्होंने मुझे एक और पत्र लिखा और मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने लिखा कि वे पेरिस से गुजर रही हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगी। उन्होंने थर्सडे का दिन फिक्स किया मुलाकात के लिए। लंचन के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती खुद को इनवाइट कर लिया, और वो भी पेरिस के सबसे पॉश रेस्टोरेंट में। फोयोट्स नाम के उस रेस्टोरेंट में मोस्टली फ्रेंच कांग्रेसमैन ही जाते थे। लेखक कहते हैं, उस रेस्टोरेंट में भोजन करना तो उनके लिए एक सपने के जैसा ही था, क्योंकि उस समय वे कुछ ज़्यादा कमाते नहीं थे। लेखक के पास उस समय कुल मिलाकर 80 फ्रैंक्स थे। उन्होंने मेंटली कैलकुलेट किया कि लंच की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 फ्रैंक्स आएगी। यदि वे 2 हफ्ते कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो महीने का बजट मैनेज हो जाएगा। लेखक यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी पर टिप्पणी करते हैं। वो महिला सेल्फिश है, ऑपर्चुनिस्ट है। उसने हल्की फुल्की लेखक की प्रशंसा की और मौके का फायदा उठाकर
खुद को एक कॉस्टली रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लिया, क्योंकि उसे पता था बिल तो उसे देना ही नहीं है, बिल तो लेखक देंगे। लेखक जवान थे, इनोसेंट थे, इनएक्सपीरियंस्ड थे। थोड़ी सी फ्लैटरी से वे फूल कर कुप्पा हो गए, और जिस जगह को वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहां एक अननोन फैन को लंचन पर ले जाने के लिए खुशी खुशी तैयार भी हो गए। आगे पढ़ें। I answered that I would meet my friend at Foyot's on Thursday at 12:30. She was, in appearance, imposing rather than attractive, and she gave me the impression of having more teeth, white and large and even, than were necessary for any practical purpose. She was talkative, but since she seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought. But she reassured me. I never eat anything for luncheon, she said. Oh, don't say that, I answered generously. Imposing होता है majestic, भव्य. Startle होता है अचानक डर जाना. Attentive, सचेत. Reassure, आश्वस्त करना. लेखक ने कहा कि दोपहर 12:30 को फोयोट्स में मिलना तय हुआ। दिखने में वो महिला खूबसूरत तो नहीं थी, मगर भव्य थी, किसी रानी महारानी की तरह। एक रॉयल सी क्वालिटी थी उनमें। उनके दांत बहुत बड़े और सफेद थे। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उनके मुंह में जरूरत से ज्यादा दांत थे, जैसे किसी प्रेडेटर के होते हैं, बाघ, शेर या चीते के होते हैं। महिला बातूनी थी, पर क्योंकि वे लेखक के ही बारे में बात करना चाहती थी, लेखक ने ऐतराज नहीं किया। उनकी बड़ी सी ईगो जो सैटिस्फाई हो रही थी। मेन्यू कार्ड को देखकर लेखक के होश उड़ गए, क्योंकि वहां की कीमतें उनके अनुमान से कहीं ज्यादा थीं। महिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे दोपहर में कुछ ज्यादा नहीं खाती। ये सुनकर लेखक की जान में जान आई। आगे पढ़ें। I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. Well, it was early in the year for salmon, and it was not on the menu. But I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had had. I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. No, she answered. I never eat more than one thing. Unless you had a little caviar. I never mind caviar. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. सैल्मन एक तरह की मछली होती है। कैवियर एक तरह की डेलिकेसी होती है जो बेसिकली मछली के अंडे होते हैं। महिला ने कहा, आजकल लोग आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं। मैं तो ज्यादा खाना खाती नहीं हूं, मगर मैं मछली ले लूंगी, अगर सैल्मन हो तो। सैल्मन उस समय सीजन में नहीं थी, इसलिए उसकी कीमत डेफिनेटली ज्यादा होगी। लेखक थोड़ा घबरा गए, मगर ऑर्डर प्लेस फिर भी कर ही दिया। फिर सैल्मन जब तक तैयार हो, महिला ने कैवियर भी ऑर्डर कर दी। कैवियर जैसी महंगी डिश ऑर्डर करना लेखक के बस के बाहर की बात थी, पर आउट ऑफ पोलाइटनेस और मेहमान के प्रति कर्टसी के कारण वे चुप रहे। अब बिल को बैलेंस करने के लिए उन्होंने सबसे सस्ती डिश मटन चॉप अपने लिए ऑर्डर किया। आगे पढ़ें। I think you're unwise to eat meat, she said.
I don't believe in overloading my stomach. She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music. But I wondered what the bill would come to. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. I see that you're in the habit of eating a heavy luncheon. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and eat just one thing? I couldn't possibly eat anything more. Unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. Gaily मतलब happily, खुशी से. Took me to task मतलब डांटना, criticize करना. Asparagus एक हरी सब्जी होती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. महिला ने लेखक को डांटा कि वे बहुत अनहेल्दी खाना खा रहे हैं और उन्हें एडवाइस दी कि दोपहर में हल्का भोजन करना चाहिए. ये सब हिदायतें देते हुए वे खुद दो दो चीजें खा रही थीं, सैल्मन और कैवियार. खाते खाते वे आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक की बातें करती रहीं, लेकिन लेखक का ध्यान उन बातों पर बिल्कुल नहीं था. वे तो बिल की चिंता कर रहे थे. अपनी मिसाल देते हुए उन्होंने आगे एडवाइस किया, देखो मैं कितना कम खाती हूँ, सिर्फ एक ही चीज, तुम्हें भी यही करना चाहिए. ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि पेरिस का एस्पैरागस बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ से जाने से पहले वे एस्पैरागस जरूर खाना चाहेंगी. आगे पढ़ें. My heart sank. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. I'm not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. हार्ट सैंक का मतलब है दिल बैठ जाना, बुरी तरह से घबरा जाना. माउथ वाटर्ड, मुंह में पानी आ जाना. एस्पैरागस का नाम सुनते ही लेखक का दिल बैठ गया. एस्पैरागस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डिश होती है. कितनी बार उन्होंने एस्पैरागस खाने का सपना देखा होगा. उनके मुंह में एस्पैरागस नाम से ही पानी आ जाता था, पर ऑर्डर करने की हिम्मत उनमें नहीं थी. पर उनकी गेस्ट ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मुझे तो जरा भी भूख नहीं लगी है, पर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एस्पैरागस खा लेती हूँ. लेखक के पास कोई दूसरा चारा नहीं था. उन्हें ऑर्डर देना ही पड़ा. पर जब मेहमान ने पूछा, आप नहीं लेंगे, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं एस्पैरागस नहीं खाता. आगे पढ़ें. We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more. I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say, it had been picked. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. पैनिक मतलब आतंकित होना, बहुत बुरी तरह से डर जाना. मोटिफाई मतलब एम्बैरस होना, शर्मिंदा होना. अब तो लेखक बुरी तरह से घबरा गए, भयभीत हो गए. एक के बाद एक एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर ही हुए जा रही थी. अब तक तो वे ये चिंता कर रहे थे कि बिल भरने के बाद उनकी जेब में महीना पूरा करने के लिए कितने पैसे बचेंगे.
पर अब तो ये नौबत आ गई थी कि शायद बिल चुकता करने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। कितनी शर्मिंदगी की बात हो कि उन्हें अपने गेस्ट से ही पैसे मांगने पड़े। मन ही मन वे प्लान करने लगे कि वे ऐसा ड्रामा करेंगे कि जैसे किसी ने उनकी जेब काट ली है। यदि उनकी गेस्ट ने बिल चुकता किया तो ठीक है, नहीं तो वे अपनी घड़ी एज अ सेफ्टी डिपॉजिट छोड़ जाएंगे और बाद में पैसा इकट्ठा होने पर आकर बिल भर देंगे। आगे बढ़ें। The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. At last, she finished. Coffee? I said. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. I was past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. You know, there's one thing I thoroughly believe in, she said as she ate the ice cream. One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. Are you still hungry? I asked faintly. Oh no, I'm not hungry. You see, I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for luncheon. I was speaking for you. Thrust मतलब push, धक्का देना. Thoroughly मतलब completely, पूरी तरह से. जैसे ही एस्पैरागस सर्व हुई, महिला ने ठूस ठूस कर खाना शुरू कर दिया। लेखक ने कॉफी के लिए पूछा तो उन्होंने कॉफी और आइसक्रीम दोनों के लिए कहा। लेखक अब थक चुके थे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने लिए कॉफी और मेहमान के लिए आइसक्रीम और कॉफी ऑर्डर कर दिया। आइसक्रीम खाते खाते महिला ने कुछ और ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को पूरा पेट भर जाए इससे पहले ही उठ जाना चाहिए। लेखक को चक्कर सा आ गया और दबी आवाज में उन्होंने पूछा, क्या आपको अभी भी भूख लगी हुई है? महिला ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दोपहर में कुछ खाती ही नहीं, बस सुबह एक कप कॉफी पी लेती हूँ और सीधा फिर डिनर करती हूँ। दोपहर में बस एक ही चीज खाती हूँ। मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी, क्योंकि तुम इतना भारी लंच करते हो। आगे बढ़ें। Oh, I see. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in season then? Lord knew what they cost. I knew a little later, for my guest, going on with her conversation, absent mindedly took one. You see, you filled your stomach with a lot of meat. My one miserable little chop, and you can't eat any more. But I've just had a snack and I shall enjoy a peach. अब एक और ऐसा इंसिडेंट हो गया कि लेखक बेचारे को एक मिनी हार्ट अटैक सा आ गया। रेस्टोरेंट का हेड वेटर एक बड़ी सी टोकरी में खूब सारे पीचेस यानी आड़ू लेकर आया। पीचेस भी सीजन में नहीं थे। उनकी भी रेस्टोरेंट अच्छी कीमत वसूल करेगा, ये तो पक्का था। महिला ने हाथ बढ़ाकर एक बड़ा सा आड़ू उठा लिया और लेखक को फिर एक बार सुना दिया कि तुमने मीट खाकर ओवर ईटिंग की है, पर मैंने तो हल्का फुल्का भोजन किया है, सिर्फ स्नैक्स खाए हैं, इसलिए मैं पीच खा सकती हूँ, पर तुम नहीं खा सकते। आगे बढ़ें। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I had left for the waiter, and I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket.
Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. I'll do better than that, I retorted. I'll eat nothing for dinner tonight. Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You're quite a humorist. But I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindictive man, but when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today, she weighs 21 stone. Inadequate मतलब insufficient, जो ज़रूरत से कम हो. Retort मतलब गुस्से से जवाब देना. Humorist होता है मजाकिया. Vindictive होता है बदले की भावना रखने वाला. Thankfully लेखक के पैसे पूरे पड़े. वे टिप भी दे पाए. हालांकि टिप के लिए उनके पास केवल 3 फ्रैंक ही बचे हुए थे. गेस्ट की नजरें कुछ देर उन 3 फ्रैंक पर ठहरी. शायद वे मन ही मन लेखक को कंजूस की संज्ञा दे रही थीं. पर यह हल्का सा लंचन लेखक को इतना भारी पड़ा कि उनकी जेब में महीने का खर्च पूरा करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी. जाते जाते उन्होंने पुनः एडवाइस दी. मेरे नक्शे कदम पर चलो और दोपहर में सिर्फ एक ही वस्तु खाओ. लेखक खुंदक में थे, गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि इतना भारी लंच करने के बाद अब वे डिनर में कुछ नहीं खाएंगे. आज 20 साल के बाद जब लेखक ने उस महिला को फिर से देखा तो वे काफी मोटी हो गई थीं. लेखक कहते हैं कि मेरे अंदर वैसे तो बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है. भगवान ने उस महिला को अपने कर्मों का फल जो दिया. यहाँ लेखक ह्यूमन साइकोलॉजी पर रोशनी डालते हैं कि हम सबको तारीफें अच्छी लगती हैं, बेशक वे तारीफें झूठी ही क्यों ना हो. लेखक भी उन्हीं तारीफों का शिकार हुए, उन्हीं की वजह से ठगे गए. वे मेल ईगो का भी शिकार बने. वे शुरू में ही महिला से कह सकते थे कि फोयॉट्स जैसे रेस्टोरेंट को वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर मेल ईगो ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया. उस महिला का भी टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर था. कुछ भी फ्री में मिले तो बस लूट लो. ह्यूमन बीइंग्स इनेटली हिपोक्रेट्स भी होते हैं. हम बोलते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं. सो बेसिकली ये पार्ट ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रीडिंग है इन अ फन एंड अ ह्यूमरस वे. यहाँ कंप्लीट होता है द लंचन का एक्सप्लेनेशन. आई होप ये स्टोरी, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से इतना ही. हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.